हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को आज पुनः आमंत्रित करता हूं। आज हम ज्योग्राफी विषय की अगली कक्षा के साथ उपस्थित हूं और जो कल की क्लास थी उसमें हमने आपको बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया था। आज हम इन तीनों हिमालय के जो हिमालय है बृहद हिमालय, इस पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन ग्लेशियर के बारे में यहाँ पर बताएंगे कि इस पे कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये ग्लेशियर किस राज्य में है, इस तरीके से। और उसके बाद हमने एक आपको दो भागों में हिमालय को पढ़ाने के लिए बोला था कि एक तो क्षेत्र मतलब नदियों के आधार पर और एक इसका क्षैतिज विभाजन बोला था। तो हमने क्षैतिज विभाजन के आधार पर हिमालय को आपको समझाया अभी तक, और आज हम नदियों के बारे में भी जानेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय को किस किस नाम से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बृहद हिमालय के ग्लेशियर, या फिर ऐसे डालेंगे कुछ ग्लेशियर। ठीक है, उनके आगे राज्यों के नाम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बृहद हिमालय के ग्लेशियर, या ग्लेशियर करके हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, हेडिंग डालेंगे ग्लेशियर या हिमालय के ग्लेशियर। हिमालय के ग्लेशियर। चलिए, जो हिमालय के ग्लेशियर की बात करें तो हिमालय में मुख्य रूप से ग्लेशियर कहाँ हैं, तो उत्तराखंड वाले भाग में, जहाँ से मेन जो नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर से ही निकलती हैं। और वो ग्लेशियर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, लगभग उत्तराखंड और नेपाल वाले भाग से नदियाँ निकलती हैं। तो उनमें हम सबसे पहले ग्लेशियर के नाम में लिखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री और सतोपंथ। दूसरा है चौराबाड़ी। और उसके बाद एक ग्लेशियर है पिंडारी। और अगला ग्लेशियर है पिंडारी के बाद मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, मिलाम यहाँ पे लिख लेंगे, मिलाम। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो बृहद हिमालय श्रेणी पर हैं, क्योंकि इनसे कोई नदी निकलती है, जो आपने नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो लिखें गंगा नदी निकलती है। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख भी लीजिए कौन सी निकलती है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा। और यमुनोत्री से यमुना, और सतोपंथ से कौन सी नदी निकलेगी, तो अलकनंदा। उसके बाद जो ग्लेशियर है चौराबाड़ी, इससे निकलेगी कौन सी नदी, मंदाकिनी। और पिंडारी से पिंडार नदी। ठीक है, और मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, शारदा नदी। ठीक है, शारदा। तो हम यहाँ पर एक बात और जानेंगे कि जो गंगोत्री है और यमुनोत्री, सतोपंथ और चौराबाड़ी, ये जो चार ग्लेशियर हैं, ये किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, ये किस राज्य में है, उत्तराखंड। हाँ, और एक जो मिलाम ग्लेशियर है, कौन सा, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, चौराबाड़ी और पिंडारी, ये जो 5 ग्लेशियर हैं, ये किस में, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद जो
ये ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर, जहां से कौन सी नदी निकलती है, शारदा नदी। तो ये ग्लेशियर कहाँ है, ये नेपाल वाले भाग में है, ठीक है, नेपाल। तो ये कुछ ग्लेशियर हमने आपको किस पर, बृहद हिमालय श्रेणी पर पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, जो हम कल आपको बता चुके हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हेडिंग डालेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। आप लिख नहीं सकते, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसको बाद में लिख लिया करें, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। अगर आपको लगता है कि कोई तेज पढ़ा रहा है या स्लो पढ़ा रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हैं स्पीड को, ठीक है। चलिए, तो आप ये हेडिंग डालेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। इसमें हम मान लीजिए कल हमने जिस तरीके से आपको समझाया था कि हिमालय किस तरीके से धनुष के आकार में है, ठीक है, हिमालय किस आकार में, धनुष के आकार में है। तो यहाँ पर हिमालय को कुछ नदियों ने काटा हुआ है, ठीक है, किस रूप में, तो ऊपर से एक नदी आती है इस तरीके से, हिमालय से ही निकलती है, हिमालय के पीछे से कहाँ, मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। यहाँ पे लिखेंगे सिंधु। हेलो भाई साहब, एक मिनट देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जो हम कुछ जो हिमालय का आकार कैसा है, धनुष के आकार का, तो हिमालय को कुछ नदियों ने बीच से काट दिया है, तो उसी हिसाब से हिमालय का जो है नदियों के आधार पर नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो नदियों के आधार पर सबसे पहले जो मानसरोवर से निकल के एक नदी आती है, उस नदी को कहते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद एक नदी है जिसे हम कहते हैं सतलज। सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के पास से, ठीक है, सतलज। यहाँ पे लिख लेंगे सतलज नदी, सतलज। उसके बाद सतलज के बाद एक और नदी है जिसको कहेंगे हम काली नदी, काली नदी। काली नदी के बाद एक नदी है जिसे हम कहते हैं तिस्ता नदी, और तिस्ता नदी कहाँ से आती है, सिक्किम के ऊपर से, ठीक है, तिस्ता नेपाल से निकलती है और सिक्किम होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तिस्ता के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में असम वाले भाग में एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं दिहंग। कहाँ बहती है, अरुणाचल प्रदेश में, दिहंग। तो ये नदियों ने हिमालय को काट रखा है, तो इसी के आधार पर हिमालय के अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के जो हिमालय है, इसको नाम दिया गया है कश्मीर हिमालय, कश्मीर, या फिर लिखेंगे पंजाब, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज नदी और कहाँ, काली नदी के बीच, सतलज और काली के नदी के बीच में हिमालय है, उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय।
और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। यहां से सीधे क्वेश्चन बनता है कि नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच है, ठीक है, या फिर कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है, ठीक है। इस तरीके से सीधे क्वेश्चन बनता है। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मतलब सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, ठीक है, वो हम अभी आपको बताएंगे। उसके बाद तिस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच में कौन सा है, असम हिमालय। असम हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है, कश्मीर हिमालय, इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। और जो कुमायूं हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। 560 किलोमीटर कश्मीर हिमालय और 320 किलोमीटर कौन सा है, कुमायूं हिमालय। और नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 820 किलोमीटर, ठीक है। ये लंबाई एग्जैक्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ लगभग में बिल्कुल सटीक होती है, ठीक है। और जो असम हिमालय है इसमें इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। क्योंकि जो लंबाइयां हैं ये अलग अलग बुक्स के हिसाब से थोड़ी बहुत मैनेज होती हैं, इसीलिए लगभग में लंबाई होती है। तो सबसे बड़ा हिमालय आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, 820 किलोमीटर नेपाल हिमालय, ठीक है। और सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, कुमायूं हिमालय। कितनी है लंबाई इसकी, 320 किलोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं कि सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो आंसर होगा नेपाल हिमालय। और सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, तो कुमायूं हिमालय। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि दो नदियों के नाम दे देगा कि इन दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस आंसर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ एक पॉइंट नोट करके भी लिख लीजिए कि अभी हमने आपको बृहद हिमालय के उत्तराखंड वाले ग्लेशियर बता दिए, नेपाल वाले। एक ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम में, नोट करके भी लिख सकते हैं आप, या फिर जगह हो तो कहीं पर भी लिख लिए। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, जेमू। क्वेश्चन बनता है यहां से, जेमू ग्लेशियर पूछेगा जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सिक्किम में, ठीक है। तो अब ये हिमालय वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, उत्तर भारत की जो हिमालय वाली और पार हिमालय वाली श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत में कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछली वीडियो में हम बता चुके थे कि जो असम में अधसंगीय मोड़ है वहां से हिमालय इस तरीके से मुड़ता है, ठीक है। और इधर कहाँ, सिंधु नदी के पास से हिमालय मुड़ता है, इधर पाकिस्तान में चला जाता है और इधर क्या, पूर्वोत्तर भारत में चला जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन बने कि पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ किसका विस्तार है, तो आप कहेंगे हिमालय का ही विस्तार है। लेकिन मेघालय वाली पहाड़ियां हैं वो हिमालय का विस्तार नहीं है, वो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। जो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत मेघालय तक गया हुआ है, इसलिए वो पहाड़ियां किस में आती हैं, प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार में। और जो पूर्वोत्तर भारत की इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर वाली पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां किस में आती हैं, तो ये हिमालय का ही विस्तार मानी जाती हैं, क्योंकि हिमालय यहाँ से मुड़कर सीधे अंडमान निकोबार तक गया हुआ है, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर भारत में। तो हमने आपको कुछ कल लघु हिमालय में पहाड़ियां बता दी थी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और अरुणाचल प्रदेश में एक पटकाई बूम। ये 4-5 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में मुख्य पहाड़ियां हैं। कौन सी, नाम लिखेंगे इन पे, डफला, डफला,
उसके बाद मिरी, अबोर, अबोर, उसके बाद लिखेंगे मिसमी, अबोर और मिसमी, और पटकाई बूम। ये जो हैं 5 पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश में, कौन सी लिख लेंगे आप, अगर दिख तो रहा होगा, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी है पहली ये डफला, ये दूसरी मिरी, और तीसरी अबोर, चौथी मिसमी, और ये लास्ट वाली पहाड़ी ये पटकाई बूम। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं। उसके बाद हम चलेंगे नागालैंड में। तो नागालैंड में एक पहाड़ी है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं नागा पहाड़ी। ठीक है, लिख लेंगे इसका नाम नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी, क्योंकि ये राज्य के ही नाम पर इनके नाम रख लिए गए हैं, नागा पहाड़ी। उसके बाद नीचे क्या पड़ता है, ये मणिपुर। तो मणिपुर में क्या कहेंगे, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी के नीचे, मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य है, मिजोरम, तो इसे हम कहेंगे मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। और मिजो पहाड़ी का एक दूसरा नाम है, अथवा करके लिखेंगे लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। और लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भी लिख लेंगे, कौन सी, माउंट बिलू, माउंट बिलू। माउंट बिलू लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची, अगर क्वेश्चन बनता है कि मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा माउंट बिलू। मिजो पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है, लुसाई पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर एक चोटी पड़ती है, कौन से भाग में, त्रिपुरा वाले भाग में, यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा हिल या पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट थिम्पू, त्रिपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थिम्पू। ठीक है, त्रिपुरा पहाड़ी की। उसके बाद कौन सा राज्य है, मेघालय, जो हमने अभी आपको बताया था। यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। यहाँ पर लिखेंगे गारो, खासी और तीसरी है जैंतिया। सबसे पहली पहाड़ी इधर से गारो, बीच में कौन सी है, खासी, और लास्ट वाली कौन सी है, जैंतिया। ठीक है, ये 3 पहाड़ी कहाँ है, ये वाली, ये तीनों पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में है। ठीक है, बाकी पहाड़ियां तो आपको नाम से भी पता लग जाएंगी। ये त्रिपुरा पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट थिम्पू है, मिजो पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट बिलू, और इधर मणिपुर पहाड़ी और नागालैंड पहाड़ी। और ये जो ऊपर वाली 5 पहाड़ियां ये कहाँ है, ये वाली, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर 2 पहाड़ी और हैं बीच में, कहाँ, असम वाले भाग में।
वो भी देख लेंगे। चलिए, असम वाले भाग में एक पहाड़ी है ऊपर और एक नीचे है, ठीक है। इन पहाड़ियों को क्या नाम दिया गया है? तो मिकिर पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो नीचे वाली पहाड़ी है इसे क्या कहेंगे? मिकिर पहाड़ी। यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, हम एम से इसे लिख दे रहे हैं, एम मिकिर। और ऊपर की पहाड़ी कौन सी है? बारेल पहाड़ी, ठीक है। आपके उसमें जगह हो तो लिख लीजिए, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मिकिर, मिकिर और बारेल, बारेल। मिकिर और बारेल पहाड़ी कहाँ है? तो यहाँ पर लिख लेंगे असम में है, ठीक है। असम में दो पहाड़ियां, मिकिर और बारेल। और बाकी, और हाँ एक बात और भी याद ध्यान रखिए, जो अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बूम जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर कुछ जनजातियां इन्हीं नाम से जनजातियां बसती हैं, यानी रहती हैं। तो इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही इन्हीं पहाड़ियों को नाम दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बने कि मिरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि इन पहाड़ियों पर ये जनजाति पाई जाती हैं, तो उन्हीं जनजातियों के नाम पर इनका नाम, पहाड़ियों के भी नाम रख दिए गए हैं। तो ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कभी नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। हेडिंग डाल लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, ठीक है। देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत में कौन से पर्वत कहाँ पर हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे जब प्रायद्वीपीय भारत में कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो पर्वत एक विभाजन करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, भारत को दो भागों में विभाजित करता है, उसको कहते हैं हम विंध्याचल पर्वत। कहाँ पर है? ये गुजरात और इस तरीके से मध्य प्रदेश वाले भाग में। मुख्य रूप से कहाँ है? तो मुख्य रूप से ये पर्वत मध्य प्रदेश वाले भाग में है, ठीक है। इसको विंध्याचल पर्वत कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक पर्वत पड़ता है गुजरात से शुरू होकर के कहाँ जाता है? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक, जिसको कहते हैं हम अरावली। यहाँ पर लिखेंगे अरावली। और इसको क्या कहेंगे? विंध्याचल। उसके बाद विंध्याचल के नीचे एक पर्वत है जिसको हम कहेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत लिखेंगे सतपुड़ा। और इधर गुजरात से लेकर के केरल तक का जो भाग है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक है, तमिलनाडु तक। क्योंकि हमने पहले ही जब राज्य पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाटों में गिना जाता है, ठीक है। तो ये जो इधर के जो पर्वत हैं, कहाँ से? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक के पर्वत, इनको नाम दिया गया पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, ये वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, कहाँ? उड़ीसा वाले भाग में, जिसे हम कहते हैं महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी, उड़ीसा।
महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। और आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, देख लेंगे। तो सबसे पहले है, इसे हम कहेंगे आयन से लिख दे रहे हैं, आयन। इस पहाड़ी का नाम है नालकोंडा, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी लिख देंगे हम बी के नाम से, बेलीकोंडा। चलिए यहीं पे लिख लेंगे बेलीकोंडा या नालकोंडा। नालकोंडा, नीचे बेलीकोंडा। और उसके बाद एक पहाड़ी पड़ती है जिसे हम कहेंगे पालकोंडा, ठीक है। नालकोंडा, बेलीकोंडा और पालकोंडा, ये सभी पहाड़ियां कहाँ हैं? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पालकोंडा। उसके बाद दो पहाड़ियां पड़ती हैं यहाँ पर, कहाँ पे? तमिलनाडु वाले भाग में, इस तरीके से। एक को कहेंगे सेबराय, सेबराय। और दूसरी पहाड़ी को कहेंगे जावेदी। सेबराय और जावेदी। चलिए यहाँ पर और देखेंगे। यहीं पर तमिलनाडु में एक पहाड़ी पड़ती है इस तरीके से, ये गांठ के रूप में है, जिसे हम कहेंगे नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे नीलगिरी। नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। और एक और तमिलनाडु में पहाड़ी है जिसे हम कहेंगे पालनी की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु में। कौन सी? ये वाली, सेबराय, जावेदी, पालनी और नीलगिरी। ये पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु वाले भाग में। यहाँ पर लिख रहे हैं TN, यानी तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो तीन पहाड़ियां हमने बताई, नालकोंडा, पालकोंडा और बेलीकोंडा, ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो पहाड़ी है ऊपर महेंद्रगिरी, कहाँ है? उड़ीसा वाले भाग में, उड़ीसा में, ठीक है। ये पहाड़ियां कहाँ है? ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर आप लिख लेंगे पूर्वी घाट। ये जो पहाड़ियां हैं सभी, ये कहाँ है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और इधर ये वाला पर्वत है, ये कौन सा है? ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत में भी आप यहाँ पर और एक पहाड़ी बनाएंगे, यहाँ पर गुजरात वाले भाग में। इसे कहते हैं हम गिरी की पहाड़ियां, गिरी, गिरी पहाड़ी। गिरी पहाड़ी किसके लिए जानी जाती है? तो एशियाई शेर, एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? गुजरात वाले भाग में। कहाँ? गिरी पहाड़ी वाले भाग में, ठीक है। इन सबको आप इसी तरीके से बना लेंगे। अब कुछ पश्चिमी घाट में, कुछ महाराष्ट्र में पर्वत हैं, और कुछ कहाँ है? कर्नाटक में और यहाँ पर केरला वाले भाग में, ठीक है। उनको भी हम देखेंगे। चलिए हम इसी तरीके से उनको डिफाइन यहीं पे कर रहे हैं, अलग अलग ही बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले पहाड़ी पड़ती है, इसे कहते हैं हम हरिश्चंद्र पहाड़ी। उसके बाद हरिश्चंद्र के बाद कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो ब्रह्मगिरी, सॉरी, एक मिनट,
सबसे पहले महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी पड़ेगी? हरिश्चंद्र पहाड़ी। और हरिश्चंद्र के बाद जो पहाड़ी पड़ती है उसे हम कहेंगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपको पता होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप नदियाँ पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर जो चोटी है इससे कौन सी नदी निकलती है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र, आपको पेन भी नहीं दिखाई दे रहा। लिखेंगे हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके नीचे एक महाराष्ट्र में पहाड़ी है जिसे हम बोलते हैं महाबलेश्वर। चलिए, ठीक है, ये जो पहाड़ी है यहाँ पर, इसको क्या नाम देंगे हम? इस पहाड़ी को नाम देंगे महाबलेश्वर पहाड़ी। और महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो आपको पता होगा कृष्णा नदी। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी, ठीक है। और दो और पहाड़ियाँ छोटी छोटी महाराष्ट्र में, कौन सी? आपने अजंता और एलोरा, ये गुफाएं भी बोली जाती हैं ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये भी कहाँ हैं? तो ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कुछ पर्वत हैं, जैसे एक पर्वत है बाबा बुदन का पर्वत। कहाँ पे? क्या नाम है? बाबा बुदन। इसका नाम लिखेंगे बाबा बुदन का पर्वत। बाबा बुदन पर्वत। बाबा बुदन पर्वत कहाँ है? तो कर्नाटक में। और बाबा बुदन पर्वत की एक पहाड़ चोटी पड़ती है, कौन सी? कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख चोटी किसके लिए जानी जाती है? तो लौह के लिए। इसके बारे में हम एक एक लाइन में लिखा देंगे। अभी आप इनकी स्थिति समझिए, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम पहुंचेंगे केरल में। केरल में कुछ पहाड़ियां हैं, कौन सी? यहाँ पर अन्नामलाई और काडेरम पहाड़ी, या फिर इसे कहते हैं हम इलायची की पहाड़ी, ठीक है। लिखेंगे हम लिख लीजिए अन्नामलाई। अन्नामलाई। और दूसरी चोटी कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी। अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं? केरल में। और बाबा बुदन पर्वत कहाँ है? कर्नाटक में। महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र और इधर अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। एक मिनट। ठीक है,
हाँ, तो हमने ये क्या बताया कि ये जो पश्चिमी घाट वाले प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत हैं इनकी स्थिति को हमने बताया यहाँ पर, और आप इनको एक एक लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक एक लाइन इसकी लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉइंटों में आप लिख लेंगे। तो पश्चिमी घाट का जो पर्वत है इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे नीलगिरी, हेडिंग डालेंगे नीलगिरी पर्वत, हेडिंग डालेंगे नीलगिरी। नीलगिरी के बारे में लिखेंगे सबसे पहले, पहला पॉइंट लिखेंगे यह है पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, लिखेंगे सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेडा, डोडा बेडा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2675 मीटर, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेडा, 2675 मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इस पे एक जनजाति रहती है, कौन सी जनजाति है? टोड जनजाति। क्वेश्चन बनता है कि टोड जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कहेंगे तमिलनाडु में नीलगिरी पर। इसकी खासियत यह है कि टोड जनजाति भैंस पालन का काम करती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे नीलगिरी नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट कामा पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु है, यानी कह सकते हैं कि यहां पर दोनों घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे आप अन्नामलाई, अन्नामलाई। अन्नामलाई चोटी कहाँ है? तो केरल में, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है, अनाई मुंडी, अनाई मुडी 2695 मीटर है, 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जो अन्नामलाई पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कितनी है? 2695 मीटर, जो पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे पश्चिमी घाट नहीं, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उस तरीके से आप इसको भी लिख लेंगे। और इसमें आप अगली हेडिंग लिखेंगे बाबा बुद्दन की पहाड़ी, ठीक है। चलिए इसी में लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे बाबा बुद्दन। अगला पेज लेंगे, लिखिए पर्वत बाबा बुद्दन, बाबा बुद्दन पर्वत। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखेंगे कुद्रेमुख, इसकी सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख है, ठीक है। और कुद्रेमुख चोटी किसके लिए जानी जाती है? आप कहेंगे लौह अयस्क उत्पादन के लिए। यहीं से क्या निकलता है? लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क। ये प्रमुख खान है भारत में लौह अयस्क उत्पादन की। कहाँ? कर्नाटक में कुद्रेमुख, ठीक है। यहीं से सीधे क्वेश्चन बने, कुद्रे मुख जो चोटी है, इससे किस अयस्क का उत्पादन होता है? किसके अयस्क का उत्पादन होता है? तो आप कहेंगे लौह अयस्क का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद एक चोटी और बताई हमने, कहाँ? केरला वाले भाग में। कौन सी? इलायची की पहाड़ी। इसको, इसका दूसरा नाम होता है कार्डेमम पहाड़ी। इलायची, इलायची पहाड़ियां। तो कहें इसे कार्डेमम पहाड़ी भी कहते हैं। इसे कार्डेमम पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट लिख लेंगे, एक दो, जो पश्चिमी घाट से संबंधित सीधे क्वेश्चन आते हैं उन पे। सबसे पहले कि पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? जो हमने गुजरात से तमिलनाडु तक बताया, तो लंबाई लिखेंगे पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की लंबाई है, ठीक है। और पश्चिमी घाट का एक और नाम है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री भी कहते हैं। किसे? पश्चिमी घाट को, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। और हिमाद्री के नाम से किसे जानेंगे? तो आपका आंसर होगा हिमालय को हिमाद्री और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट कहेंगे, लिखेंगे इसी में, ठीक है। यह गुजरात से तमिलनाडु तक है, यानी फैला है, ठीक है। ये 3 पॉइंट होंगे, ये पश्चिमी घाट से संबंधित, ठीक है। और 2 पहाड़ियां जो हमने बताई थी वो भी लिख लेंगे आप। कौन सी? अजंता की पहाड़ी और एलोरा की पहाड़ी। यहाँ पर लिखेंगे अजंता, एलोरा। ये दोनों कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता और एलोरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। ये हमने आपको पश्चिमी घाट के कुछ, मतलब पश्चिमी घाट के जो पर्वत यहाँ पर बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली पर्वत, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, इसके बारे में 2-3 पॉइंट हैं, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सद्भावना,
सद्भावना कितनी ऊंचाई है? 752 मीटर। सबसे ऊंची चोटी सद्भावना 752 मीटर। विंध्याचल कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो आप कहेंगे गुजरात से लेकर एमपी और कहां तक जाता है? बिहार तक। ठीक है, बिहार में इसकी कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। आप इसे लिखेंगे कैमूर पहाड़ी कहाँ है? बिहार में। कैमूर पहाड़ी पे ही एक सबसे मतलब फेमस एक जगह है जिसे कहते हैं सासाराम। सासाराम किसका मकबरा है? आप कमेंट में लिखेंगे सासाराम। सासाराम कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी पर है। कहाँ? बिहार में। ठीक है, और यहाँ पर इसका मुख्य भाग कहाँ है? तो मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है? तो एमपी में। यानी विंध्याचल पर्वत एमपी में मुख्य रूप से, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फैला हुआ है। और इसकी पहाड़, कैमूर की पहाड़ी इसके हैं तो कहाँ है? बिहार के। और इसमें कौन सा स्थान है? सासाराम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, लिखेंगे यह उत्तर भारत कामा दक्षिण भारत के विभाजन का, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करता है। विभाजक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन विभाजित करता है? तो आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत। या इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को कौन सा पर्वत विभाजित करता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख लेंगे गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र कामा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के विभाजन का काम कौन करता है? यानी जो विंध्याचल पर्वत है वो गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी विभाजित करता है। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से विभाजित करता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, आप इसको एक पॉइंट भी लिख लेंगे, इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसमें बलुआ पत्थर किस कलर का होता है? लाल कलर का। जो लाल पत्थर होता है वो विंध्याचल से मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है। ठीक है, तो ये विंध्याचल के बारे में इतना सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए उसके बाद देखेंगे सतपुड़ा। हेडिंग डालेंगे सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत ये कैसा पर्वत है? सबसे पहले लिखेंगे ये भ्रंश पर्वत है। यह भ्रंश पर्वत है। भ्रंश पर्वत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लैक माउंटेन। ठीक है, ब्लैक माउंटेन। ये कैसे पर्वत होते हैं कि मान लीजिए, यानी ये बीच में क्या होता है, ये इस तरीके से मान लीजिए जमीन है कोई, इस तरीके से
तो ये पर्वत बीच से क्या होता है, ये नीचे के लिए ये जमीन बैठ जाती है, ये दोनों हिस्से। चलिए सही से बनाते हैं। हाँ, अब देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई प्लेन जगह है, ठीक है, ये कोई भी प्लेन जगह है और इस जगह में क्या होता है, एक भ्रंश उत्पन्न हो जाता है। भ्रंश का मतलब होता है दरार, ठीक है। क्या होता है, दरार। किस तरीके से, इस तरीके से ये एक भ्रंश उत्पन्न हो जाता है इसमें। मान लीजिए ये इसमें दरार उत्पन्न हो गई। अब आगे क्या होगा कि ये दरार जो होगी वो नीचे के लिए बैठ जाएगी। जैसे मान लीजिए जमीन का कोई प्लेन भाग है, उसमें बीच में दरार पड़ जाए तो इधर उधर के दो भाग नीचे बैठ जाएंगे, या फिर दोनों भाग क्या होंगे, मतलब इस तरीके से इस पे बल लगेगा, एक बल इधर के लिए लगेगा, एक बल इधर लगेगा। तो इसकी क्या स्थिति बनेगी कि ये जब दोनों प्लेटें इधर उधर खींचे गए तो बीच वाली प्लेट क्या होगी, नीचे के लिए बैठ जाएगी। तो इस तरीके से स्थिति बन जाएगी इसकी, ठीक है। एक तो ये पर्वत हो गया, ठीक है, और ये पर्वत ये बन जाएगा। एक स्थिति ये बन जाती है, और एक दूसरी स्थिति क्या बन सकती है इसमें, वो भी देख ले। इस तरीके से मान लीजिए ये भी प्लेन भाग है और इसमें क्या होगा कि बीच में इस तरीके से दरार पड़ेगी। वो दरार कैसे पड़ेगी, तो दोनों अपोजिट मतलब सेम डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा में बल लगेंगे, ठीक है। ये अपोजिट और ये सेम जगह पर, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़, ये पर्वत क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या स्थिति बनेगी, इसमें ये स्थिति बन जाएगी कि हाँ, ठीक है, ये दोनों पर्वत नीचे के लिए बैठ जाएंगे, एक दोनों जगह नीचे रह जाएंगी और ये बीच वाली जगह ऊपर के लिए उठ जाएगी। इस तरीके से मान लीजिए दोनों एक तरफ के बल लगेंगे तो इस तरीके से पर्वत उठ जाएगा, ठीक है, और इधर उधर दोनों जगह खाली रहेंगी। जैसे मान लीजिए बीच में सिर है और दोनों तरफ कंधा है, कंधा खाली होते हैं और बीच में सिर ऊंचा होता है। यही स्थिति किसकी है, सतपुड़ा पर्वत की है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ऊपर कौन सा हमने बताया, विंध्याचल है, ठीक है, विंध्याचल, और नीचे कौन सा है, सतपुड़ा। ये कौन सा है, सतपुड़ा, आपको समझ में। और बीच में क्या है, बीच में इसमें कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, और इसमें कौन सी नदी बहती है, ताप्ती। ये दो नदियां बहती हैं क्योंकि बीच में तो पर्वत है, दोनों तरफ खाली जगह है। जैसे इधर भी खाली जगह है और इधर भी खाली जगह है, तो बीच में पर्वत है। और अगर इस स्थिति से देखें तो उधर विंध्याचल पर्वत है, इधर सतपुड़ा पर्वत है, और बीच में कौन सी नदी बहेगी, नर्मदा नदी, ठीक है। इस तरीके से आप समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी पॉइंट लिखेंगे, चलिए। हाँ, अगला पॉइंट लिखेंगे, सतपुड़ा में ही पॉइंट लिखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी कितने मीटर की है, 1350 मीटर, 1352 मीटर, ठीक है, 1352 मीटर। कौन सी चोटी, धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी पर है, तो आप कहेंगे महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी पर। सतपुड़ा पर्वत के महादेव श्रेणी पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, ठीक है। जैसे आपको यहां पर बताते हैं हम,
यहाँ पर गुजरात वाले भाग में एक पहाड़ी पड़ती है राजपीपला, राजपीपला। और एमपी वाले भाग में पहाड़ी पड़ती है महादेव, महादेव श्रेणी। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। एमपी वाले भाग में एक श्रेणी पड़ती है मैकाल श्रेणी, आपने पढ़ा होगा मैकाल, मैकाल श्रेणी। ठीक है, ये सभी श्रेणी मिलाकर के किसका निर्माण करती हैं? सतपुड़ा पर्वत का निर्माण करती हैं। कौन सी? राजपीपला श्रेणी। कहाँ है? गुजरात वाले भाग में, गुजरात में। और ये कहाँ? एमपी में। और ये भी कहाँ है? एमपी में। आपने नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। वहां से 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी? महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। तो वो किसका भाग है? ये सभी सतपुड़ा पर्वत के ही भाग हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी लीजिए। मैकाल श्रेणी की, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब सतपुड़ा भी, सतपुड़ा और विंध्याचल और पश्चिमी घाट हमने आज पढ़ लिया है। और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम अरावली और पूर्वी घाट के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जो मैप बनाया, आप उस मैप से उसी स्थिति को समझें तो आपको, आपके क्वेश्चन सारे उसी मैप से ही बनेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ऊपर श्रेणी की बात हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनना थोड़ा, ये यूपी SSS के हिसाब से थोड़ा, आपके हिसाब से, आर्मी के बैच के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, तब भी आप मोटे मोटे पॉइंट को देखकर जरूर जाएं और आपका यहाँ से फंसेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल हम अरावली